Good evening, class. In the previous class of your chemistry, we have started the chapter 9, that is hydrogen, and in which we have learned some of the basic concepts of the chapter. That first of all, we have learned the position of the hydrogen that is not fixed in the periodic table. Two of the properties that we are matching was the resemblance with alkaline metals and resemblance with halogens. I have also sent you the notes regarding which it gave the resemblance with the hydrogen as well as difference from the halogens and alkaline metals. Okay. Later on, we also studied about the isotopes of hydrogen and how it is prepared commercially as well as industrially. Okay, it means laboratory. How मतलब कैसे इसका preparation किया जाता है. So now let us learn about the chemical and the physical property of the hydrogen. Okay, so hope the last topic is clear to all of you. I have also sent you the notes which you might have learned. So हाइड्रोजन के बारे में हमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना है. तो इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट इज एग्जिस्ट इन गैस फॉर्म एंड नेचर में यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाला सबसे ज्यादा जो मेटल है इट मींस सॉरी जो सबसे ज्यादा एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है. इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म दैट इज H2 एंड ऑल्सो it is odorless, colorless gas and tasteless also. Okay, so these are the some physical properties of the hydrogen. So wait a class, just a second. So now we have to learn the chemical properties of hydrogen. ठीक है, ये आप लोगों के लिए important है. So I will request all of you to have your NCERT book with all of you. क्योंकि it is a theoretical chapter, so it is not possible for me to explain each and everything. So basically क्या होती है कि किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना उसके एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे कि जो भी एलिमेंट्स हैं जैसे आप सोडियम है, ठीक है, पोटेशियम है, ये कैल्शियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कितनी जल्दी रिएक्ट करेंगे या ये कितने रिएक्टिव है डिपेंड्स ऑन देयर आयनाइजेशन एंथैल्पी. उनके आयनाइजेशन एंथैल्पी पे डिपेंड करता है कि ये कितने ज्यादा रिएक्टिव है. अगर इजिली इलेक्ट्रॉन पिक आउट किया जा सकता है तो यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है. इजिली इलेक्ट्रॉन पिक आउट नहीं हो रहा है यानी बहुत ही कम रिएक्टिव है. ठीक है, उसी प्रकार से जैसे हाइड्रोजन की जब बात आती है तो ये H फॉर्म H में एग्जिस्ट करता है. तो ये कितना ज्यादा रिएक्टिव है इट मींस कि ये रिएक्शन जल्दी देगा कि स्लो रिएक्शन देगा दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन इट्स बॉन्ड एंथैल्पी कि कितनी जल्दी हम इसके बॉन्ड को तोड़ सकते हैं. व्हाट डू वी कॉल दैट? वी कॉल दैट एज बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब होता है कि इस दो हाइड्रोजन को आपस में तोड़ना है, यानी इन दोनों हाइड्रोजन को फ्री करना है, तभी तो ये किसी दूसरे से जाकर के रिएक्ट करेंगे. तो ये तभी रिएक्ट करेगा जब इन दोनों की इसकी बॉन्ड एंथैल्पी वीक होगी. यानी कितनी एनर्जी हमको देनी है कि इसकी इन दोनों के बीच का बॉन्ड टूट जाए. जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी रिएक्शन देगा, जितनी लेट बॉन्ड टूटेगा उतना लेट रिएक्शन देगा. सो द रिएक्टिविटी ऑफ एनी एलिमेंट्स डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन इट्स बॉन्ड एंथैल्पी कि कितनी जल्दी इसका बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. जैसे कि मान लीजिए मैं हाइड्रोजन्स को अरेंज कर रहा हूं F2 Cl2 Br2 एंड I2 ऐसे करके हाइड्रोजन्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. इसके नीचे एक और रहता है बट वी डू नॉट स्टडी अबाउट दैट हाइड्रोजन बिकॉज इट इज रेडियोएक्टिव इन नेचर एंड द रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स स्टडी इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, तो यदि मैं रिएक्टिविटी की बात करूं कि कौन इनमें से ज्यादा रिएक्टिव होगा तो मोस्ट रिएक्टिव होता है I2 होता है क्योंकि I की जो साइज है ना वो बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन. तो I को ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगती है एज कंपेयर टू क्लोरीन, क्लोरीन को ब्रेक करने में. ठीक है, तो ये इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कहलाती है. सो व्हाट इट इज रिटन हियर दैट also it is relatively inert at room temperature due to high hydrogen bond enthalpy. Thus the atomic hydrogen is produced at a high temperature in an electric arc or under UV radiations. Okay, and the chemistry of the it implies reactions by losing of the only electron to give H plus. अब जैसे सिंपल सी बात आती है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. अगर ये अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट किया, मान लो एक जगह MH बन रहा है, एक जगह HX बन रहा है. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बोल दूं कि X हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा.
और इस केस में यदि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट मींस हाइड्रोजन मेटल से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। क्योंकि केमिस्ट्री का रूल ये बोलता है कि जब भी आप किसी भी इक्वेशन को लिख रहे हो या किसी भी फॉर्मूले को राइट आउट कर रहे हो, तो पहले उसी एलिमेंट को लिखा जाता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, यानी कैटायन, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो पहले लिखा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या फिर जो एनायन बन रहा है या फिर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो पहला रूल ये बोलता है। अब क्या बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन यदि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो क्या बन जाएगा, कैटायन बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। अब हाइड्रोजन के पास है ही क्या, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो वो बचेगा क्या उसके पास, सिर्फ एक प्रोटॉन। तो H प्लस को प्रोटॉन भी कहा जाता है, इस बात पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी कहा जाता है। तो ये तीन प्रकार के केमिकल रिएक्शन दिखाता है। पहला है बाय लूजिंग ऑफ ओनली इलेक्ट्रॉन टू द गिव H प्लस, एक तो जो है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ठीक है। दूसरा है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। और वो कब गेन करेगा, जब वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा, तब वो क्या बनाएगा, एनायन बनाएगा। तो सेकंड रिएक्शन है टू गेन एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H माइनस आयन एंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। शेयर भी करता है, क्या करता है, शेयर भी करता है, आपस में संधि बना लेते हैं कि जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है। जैसे सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, ठीक है। माना क्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल का तीसरा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए हीलियम बनने के लिए, क्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए आर्गन बनने के लिए, ठीक है। यानी इसके पास आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो दोनों ने आपस में एक बैठक बैठाई और दोनों ने कहा देख हम दोनों आपस में शेयर कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं मतलब मेरे पास भी बाहर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, मैं आर्गन बन जाऊंगा और मेरा वाला इलेक्ट्रॉन तेरा भी हो जाएगा, यानी तो हीलियम भी बन जाएगा। यानी कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन से कहा जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा है, ठीक है। सिंपल सा, फिर से क्लोरीन ने हाइड्रोजन से कहा जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तो मेरा है ही। हाइड्रोजन ने भी कहा ठीक है, जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तो मेरा है ही। तो इस प्रकार से दोनों में क्या हुआ, शेयरिंग हो गया, जो हमने चैप्टर 4 में स्टडी किया हुआ है। तो ये कैसे कैसे रिएक्शंस दिखाता है। तो पहला है इसका रिएक्शन विद हेलोजन। तो हेलोजन के साथ जनरली क्या होता है, ये हमेशा डाई फॉर्म में रहते हैं, दोनों डाई फॉर्म में, डाई एटॉमिक, तो ये दोनों रिएक्ट करके हमेशा HCl, HF, HBr जो भी बनाते हैं ये वही बनाएगा। While the reaction with chlorine occurs even in the dark, with iodine it requires a catalyst. रिएक्शन में डाइऑक्सीजन, तो डाइऑक्सीजन के साथ रिएक्शन आप लोग जानते हो वाटर ही प्रोड्यूस करेगा हमेशा। थर्ड है रिएक्शन विद डाई नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन भी हमेशा N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जब भी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रिएक्शन होता है तो एमोनिया का ही फॉर्मेशन होता है, वैसे आप लोग ये जानते होंगे, N2 + 3 टाइम्स ऑफ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ मोलिब्डेनम ऐसा कैटलिस्ट जो एक्ट करता है। और उस वक्त कंडीशन आयरन एंड मोलिब्डेनम कोई भी रहता है एंड उस वक्त कंडीशन काफी ज्यादा स्टेबल रखी जाती है 673 केल्विन एट 200 ATM, ठीक है। तो ये हमको एमोनिया प्रोवाइड कराता है 2 टाइम्स ऑफ NH3। इसको हम लोग हैबर्स प्रोसेस भी बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने सिन गैस पढ़ी थी जो कि इंपॉर्टेंट था, CO + H2 जो बन रहा था वो क्या था, वाटर गैस या फिर सिन गैस, एंड उसी प्रकार से इसको हम क्या बोलते हैं, हैबर्स प्रोसेस बोलते हैं। ये आपको याद रखना। हाइड्रोजन का रिएक्शन जब भी मेटल्स के साथ होता है तो ये हमेशा मेटल हैलाइड बनाता है। मेटल प्लस हाइड्रोजन ऑलवेज गिव्स यू मेटल हैलाइड, ये बात को याद रखिएगा। जैसे NaH हो गया या MgH2 हो गया, क्योंकि Mg 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उस वक्त ये क्या बनाता है, हाइड्रोजन एनायन बनाता है, ठीक है, H- आयन। रिएक्शन विद मेटल आयंस एंड मेटल ऑक्साइड्स, तो जब भी ये मेटल आयंस के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल आयंस को क्या कराता है, रिड्यूस कराता है और खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे कि एक रिएक्शन हमने पढ़ी थी, वो रिएक्शन कुछ ऐसी थी, Fe2O3 का रिएक्शन जब हम हाइड्रोजन के साथ कराते हैं इट गिव्स यू Fe + H2O, यानी
ये मेटल आयंस को, या मेटल आयंस है, क्या है ये, Fe यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। यहाँ पे आते आते वो एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है, यानी इसको क्या करा दिया, रिडक्शन करा दिया इसका। और हाइड्रोजन यहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा है, यहाँ आते आते वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, किसको, ऑक्सीजन को, यानी यहाँ तक आते आते उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और यहाँ पे इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ऐसे ही कुछ रिएक्शंस आप लोगों को दिए गए हैं जो आपको पढ़ना है। फिर है रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं एक कंप्लीट सेपरेट चैप्टर बनता है आपका। कार्बन की जितने भी कंपाउंड जो एग्जिस्ट करते हैं, जो हमारी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज आते हैं, जैसे आजकल हम लोग कोरोना से बचने के लिए क्या करते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो सैनिटाइजर क्या है, इथेनॉल का बना हुआ है, किसका, इथेनॉल का, जिसका कॉमन फॉर्मूला है C2H5OH। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको स्टडी करना रहेगा। So it reacts with many organic compounds in the presence of catalyst to give a useful hydrogenated products of commercial importance. For example, hydrogenation of vegetable oils using nickel as catalyst giving edible fats. ठीक है, hydro formulation of olefin yields aldehydes which further undergo reduction to give alcohol। यानी बहुत सारे आपको आगे चल के स्टडी करने हैं, ये सारे कंपाउंड्स के बारे में हमें बहुत ही ज्यादा डीप में स्टडी करना है, जिसको हम स्टडी करेंगे। अब है यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन के बारे में। तो हाइड्रोजन का क्या क्या यूज आता है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अभी प्रेजेंट में जो रॉकेट्स वगैरह स्पेस में जाते हैं, तो उसमें अगर हम लोग पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल करें तो उसमें हमारे लिए दो लॉस है। लॉस ये है कि कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड थिंग कि उसका वेट काफ़ी ज़्यादा रहता है। रॉकेट क्या इतना सारा वेट अपने साथ लेकर के ट्रैवल नहीं कर सकता है, एंड एक बार अगर खत्म हो गया तो उसको रीयूज नहीं किया जा सकता है। तो आजकल हम हाइड्रोजन फ्यूल का यूज़ करते हैं। उन लोग हाइड्रोजन फ्यूल के द्वारा बहुत सारे बेनिफिट्स है कि उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो सिर्फ वाटर रहता है, हार्मफुल गैसेस नहीं रहती हैं, एंड उसको रिसाइकल करके हम कंटिन्यूसली क्या कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं। तो प्रेजेंट पे साइंटिस्ट लोग इन वे हैं कि कैसे हम लोग हाइड्रोजन का यूज करके व्हीकल्स वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। सो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि हाइड्रोजन के द्वारा ही क्या होता है, पानी का आविष्कार हुआ। सो वाटर के लिए बहुत ही बेनिफिटेड है। सेकेंड है कि प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, जो कि बहुत ही यूजफुल केमिकल है इन द इंडस्ट्री। प्रिपरेशन ऑफ मैनी ऑफ दी ऑर्गेनिक केमिकल्स, जैसे एक आपका इथेनॉल है तो इसमें हाइड्रोजन भी है। फिर है कि फर्टिलाइजर्स के रूप में भी जैसे एमोनिया का यूज होता है, वैसे ही इसमें बहुत सारे इसके यूजेस हैं। नेक्स्ट यूजेस हम देखते हैं, इसके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। इन मेटलर्जिकल प्रोसेस इट इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स। इट इज यूज्ड इन रॉकेट्स फ्यूल, और डाइहाइड्रोजन इज यूज्ड इन फ्यूल सेल्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो मेनी ऑफ द यूजेस आर गिवन, जो आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्राइड्स की हाइड्राइड्स। ठीक है, मैंने जो आपसे कहा कि ये NaH बनाता है, MgH2 बनाता है, और भी ऐसे बहुत तरीके के क्या कराता है, ये हाइड्राइड्स का फॉर्मेशन करता है। तो जो हाइड्राइड्स बनते हैं हाइड्रोजन के, वो टोटल 3 टाइप्स के हैं। पहला है आयनिक हाइड्राइड्स, दूसरा है कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स, और तीसरा है मेटेलिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स। ठीक है, तो आयनिक और जो मेटेलिक होता है, बात तो एक ही है, दोनों एक ही बन रहा है, पर फर्क उसमें ये है कि एक स्टोइकियोमेट्रिक रहता है और एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रहता है। फर्क क्या है इसमें कि इसमें स्टोइकियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब भी, जैसे सिंपल सी बात मान लीजिए, नॉर्मल जनरल लाइफ एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 1 kg राइस है। ठीक है, आपके किसी फ्रेंड के पास 1 kg क्या है, वीट है। ठीक है, आपको वीट खाने का मन है और आपके फ्रेंड को राइस खाने का मन है। आप लोगों ने क्या किया, हाफ केजी एक्सचेंज कर लिया कि ठीक है, हाफ केजी वीट तुम मेरे को दे दो और हाफ केजी राइस तुम मुझसे ले लो। जहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है किसी भी चीज का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक। जैसे सिंपल सी बात है कि 5 फ्रेंड्स क्या गए, पार्टी करने गए। ठीक है, 5 फ्रेंड्स पार्टी करने गए, 2500 रुपीज का बिल आया। ठीक है, तो उस 5 फ्रेंड ने सबने इक्वली कंट्रीब्यूट किया 500 500 500 500 500, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक हो रहा है, यानी यहाँ पे इक्वल रेशियो में कॉम्बिनेशन हो रहा है कि इसी रेशियो में कॉम्बिनेशन होना था, इसी रेशियो में आगे चल के केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस किया।
बट मान लो कि उस पार्टी में 2500 रुपीज का बिल आया, एक फ्रेंड ने कहा कि मैं 100 रुपये दूंगा, दूसरे ने कहा कि मैं 50 दूंगा, तीसरे ने कहा मैं 250 दूंगा, चौथे ने कहा मैं दूंगा ही नहीं, और पांचवें ने कहा ठीक है मैं बाकी का पे कर दे रहा हूँ। यानी किसी में भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, जिसका जैसे मन आया पे किया, जिसका मन आया पे नहीं किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। यानी जहाँ पे आपस में जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, एलिमेंट्स आपस में इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, यानी वो डेसिमल्स में है या समथिंग में है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। तो पहला जो हमारा है आयनिक हाइड्राइड्स है, जो स्टोइकियोमेट्रिक रहता है। तो दिस आर द स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स ऑफ डाइहाइड्रोजन फॉर्म विद मोस्ट ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट। तो जो पहला वाला हमारा स्टोइकियोमेट्रिक हाइड्राइड्स बनता है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ बनता है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2, अल्कलाइन मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, इनके बीच में बनता है। जो कि मतलब हाइड्रोजन क्या है, उनके कंपैरिजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो मेटल्स है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इनके बीच में एक परफेक्ट रेशियो में कॉम्बिनेशन होता है। आयनिक भी होता है। आयनिक होने का मतलब है कि हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है। कंप्लीट क्या बनता है, H माइनस आयन का फॉर्मेशन करता है। तो एग्जांपल्स हैं आपके LiH, BeH2, MgH2, इन सब के बारे में आपको दिया गया है। आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन, नॉन वोलेटाइल, नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट, यानी इनके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होता है सॉलिड स्टेट पे। जब इनको एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है, यानी पानी में जब इसको मिलाया जाता है, तब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो शो करते हैं। ठीक है, रिएक्शन आपको दिया गया है, 2H माइनस आयन कन्वर्ट्स इनटू H2 और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। सैलाइन हाइड्राइड्स रिएक्ट वॉलेंटली विद वाटर प्रोड्यूसिंग डाइहाइड्रोजन गैस। तो जैसे NaH का रिएक्शन वाटर के साथ दिया गया है, तो ये NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर रहा है। जबकि लिथियम हाइड्राइड इज रेदर अनरिएक्टिव एट मॉडरेट टेम्परेचर विद O2 एंड Cl2, इट इज देयरफॉर यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ अदर यूजफुल हाइड्राइड। तो देयर इज एन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये LiCl का, जो आपका रिएक्शन दिया गया है LiH का। तो जब LiH का रिएक्शन इसमें Al2Cl6 के साथ करवाया है, इट इज गिविंग द कंपाउंड दैट इज NiAlH4। एंड एक और कंपाउंड है, जब LiH का रिएक्शन B2H6 के साथ कराया जा रहा है, तो इट इज गिविंग यू द कंपाउंड LiBH4। ठीक है, तो ये LiAlH4 एंड LiBH4 है, ये वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट जो आपको हम लोग को आगे स्टडी करने में बहुत हेल्प करेगा। किसी भी चीज को रिड्यूस कराना हो, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो जाए लेकिन दूसरों को रिड्यूस करा दे, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और दूसरों को इलेक्ट्रॉन गेन करवा दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो वेट क्लास, ठीक है, तो यहां तक था हमारा आयनिक हाइड्राइड्स का। नेक्स्ट इज कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। तो कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स का मतलब है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ, शेयरिंग हुआ हो। जैसे मैंने आपसे HCl के लिए कहा, जो तेरा है वो मेरा है, तो एस सिमिलर क्या होता है, इनके बीच में शेयरिंग होती है। ये भी तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार होने का मतलब है कि एक होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, और एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच। सिंपल सा है कि एक जब भी हाइड्रोजन ने कंपाउंड बना दिया, एक को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना दिया, एक को इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बना दिया, और एक को इलेक्ट्रॉन रिच बना दिया। जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 हाइड्रोजन यहां से आके अटैक किए। ठीक है, 4 हाइड्रोजन अटैक किए बराबर से। कार्बन के पास के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके पास भी प्रॉपर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऐसे स्पीसीज को लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, यानी ना इलेक्ट्रॉन की कमी है, ना इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, अब जैसे मान लो नाइट्रोजन का केस है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन, इसको 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 3 हाइड्रोजन आकर के इसके साथ क्या हो गए, जुड़ गए। तो नाइट्रोजन के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आए, ठीक है ना, एक्स्ट्रा है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और है, ये इजिली किसी के साथ भी डोनेट कर सकता है। अब जैसे बात करूं मैं बोरॉन की, ठीक है, बोरॉन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 3 आकर के जुड़ गए। अब इसको चाहिए थे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, इसको कितने चाहिए थे,
5 इलेक्ट्रॉन तभी तो ये बराबर होता है। तो ये कौन सा बना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स बना। ये कौन सा हाइड्राइड्स बना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो कोवेलेंट हाइड्राइड्स होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, यानी ना इलेक्ट्रॉन की कमी है ना इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नॉट इलेक्ट्रॉन रिच। एक होता है एमोनिया का केस वाला, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड्स बना रहे हैं, यानी जिसके साथ भी ये कंपाउंड बनाया है उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इसका अनदर एग्जांपल है H2O, एक और एग्जांपल है HF। यहाँ पे हर एलिमेंट के पास खुद के इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए हैं। अब एक कंपाउंड होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यानी उसके पास जरूरत से कम इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, कितने हैं 6, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए तभी ये स्टेबल होगा। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोलते हैं। तो इसका एक कंपाउंड बनता है B2H6 डाइबोरिन, जहाँ पे ये एक दूसरे की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, जो हमें नेक्स्ट चैप्टर 10 में स्टडी करना है कि कैसे इसका कंपाउंड बनता है। सो आप लोग इस टॉपिक को थ्योरेटिकली पढ़िएगा बुक से। मैं जो भी था मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कैसे इन लोग कंपाउंड्स बनाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका मेटेलिक और नॉन स्टोक्योमेट्रिक हाइड्राइड्स, एंड इसके आगे का जो टॉपिक है हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। टिल देन यू डोंट फॉरगेट टू स्टडी दिस टॉपिक थॉरली from your NCERT book or Shivlal, whichever you are studying, and try to understand and write the notes properly in your spare copy. So till then, take care of you.